दैट इज योर रेडियो एक्टिविटी, है ना, कि वी स्टार्ट विद द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ये कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है तो ये क्या चीजें हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। डू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? न्यूक्लियस उतना ही था बेटा, न्यूक्लियस का ही पार्ट रेडियो एक्टिविटी होता है। रेडियो एक्टिविटी जो है न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड टॉपिक ही है ना, कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स से ना रिलेटेड टॉपिक ही होता है रेडियो एक्टिविटी। तो जैसे ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये किस चीज का डायग्राम है, जो पिक्चर बनी हुई है ना, कि ये बहुत जगह पे आपने पिक्चर देखी होगी, बहुत सारे बुक्स के टाइटल पेज में ये पिक्चर दी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है ना। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये जो पिक्चर होती है वो होता है रेडियो एक्टिव डिके, है ना। तो रेडियो एक्टिव डिके का मतलब हो जाएगा बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव सैंपल होते हैं ना, तो अपने आप ही उसमें डिके होते रहता है ना। तो तीन तरह के डिके होते हैं, एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। ये अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके, है ना, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो तीनों का जो बिहेवियर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जब इनटू द प्लेन होगा तो उसमें डिफरेंट होता है ना, कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो बिहेवियर है ना तीनों का, वो क्या है बेसिकली आपका डिफरेंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा अगर लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको पता है अल्फा पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। इस डायग्राम से यही चीज क्लियर होती है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। और अगर ये गामा जो है वो डिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो डायग्राम है इसका पर्पस सिंपल सा इतना ही है कि जब डिके होंगे और डिके होके पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चीज डिफ्लेक्ट हो रही है तो चार्ज तो होगा उसके ऊपर, अदरवाइज तो डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होते हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ये अपोजिट डिफ्लेक्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। तो दैट इज द पिक्चर ऑफ ए रेडियो एक्टिव डिके, है ना। तो जस्ट आप इसको देख लो एक बार, उसके बाद में फर्दर आपका मेन टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको। हाँ, अब हम डिफाइन करते हैं सारी चीजें कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी और इसके बेसिक लॉज वगैरह क्या होते हैं, तो दैट विल डिफाइन। है ना। तो यहाँ पे हम जो चीज डिफाइन करेंगे वे डिफाइन द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, है ना, कि बेसिकली आपका रेडियो एक्टिविटी क्या होगा, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन, the phenomenon of self emission of radiation, self emission of radiation, है ना, कि phenomena of self emission of radiation is called radioactivity, is called radioactivity, है ना। तो ये रेडियोएक्टिविटी होती है कि सेल्फ इमिशन जो होता है अल्फा बीटा गामा का, वी कॉल इट एज अ रेडियोएक्टिविटी। एंड सब्सटेंस, है ना, which emits these radiations, which emits these radiations, these radiations, है ना, are called radioactive substance, are called radioactive substance, radioactive substance, है ना। तो ये रेडियोएक्टिविटी की सबसे पहले डेफिनेशन है कि फिनोमेना ऑफ सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिविटी एंड सब्सटेंस व्हिच रिमेन्स दीस रेडिएशंस आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, है ना। अब एक चीज है कि जब भी कोई चीज इमिट होगा तो तीन तरह की चीजें इमिट होती है ना, आपने अभी पढ़ा है ना। एक तो होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं
कि अल्फा बीटा एंड गामा जो पार्टिकल्स होते हैं क्या चीज है, तो पहली जो चीज इमिट होती है इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना, कि ये क्या चीज होती है बेसिकली आपकी अल्फा पार्टिकल, है ना। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है ये न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम होता है। ये अल्फा पार्टिकल को आपको पता ही है कि हम इससे शो करते हैं 2He4 से। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई, है ना, ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम, ये हीलियम एटम का न्यूक्लियाई होता है ना। और अब इस बात इसमें चार्ज है, तो दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकता है ना, एंड हैव लो पेनेट्रेटिंग पावर, लो पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, है ना, बट हाई आयोनाइजिंग पावर, है ना, कि इसकी पेनेट्रेटिंग पावर तो लो होती है, बहुत कम पेनेट्रेट करता है, लेकिन इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत हाई होती है, बट हाई आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर। ये जस्ट थोड़ा सा एज ए डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ता है कि भाई अल्फा जो पार्टिकल्स होंगे ये न्यूक्लियर ऑफ हीलियम एटम ही होते हैं, चार्ज होता है तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर तो लो होती है लेकिन आयोनाइजिंग पावर हाई होती है, ये अल्फा पार्टिकल हो गए। दूसरा आपके जो इसमें इमिट होता है दैट इज योर बीटा पार्टिकल्स, है ना, कि यहाँ पे जो इमिट होगा दैट इज योर बीटा पार्टिकल, है ना। तो बीटा पार्टिकल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, -A0। तो जो बीटा पार्टिकल्स होता है ये आपका दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दे कैन ऑल्सो बी डिफ्लेक्टेड बाई, तो इसमें भी चार्ज है, दे कैन ऑल्सो बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि भाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये भी क्या हो सकता है बेसिकली आपके डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, है ना। और वही बात है कि इसका आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर रिवर्स होता है है ना। तो दे हैव लो आयोनाइजिंग पावर, है ना, लो आयोनाइजिंग पावर होता है इसका, आयोनाइजिंग पावर, है ना, बट हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बट हाई पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, कि इसका आयोनाइजिंग पावर तो लो होता है लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है बेसिकली आपका हाई होता है ना, बहुत डीप तक ये क्या करते हैं बेसिकली आपके पेनिट्रेट करते हैं, है ना। तो सिंबल से अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल्स हो गया, इसका लो आयोनाइजिंग पावर होगा लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा बेसिकली आपका बहुत आपका हाई होता है ना, कि हाई पेनिट्रेटिंग की वजह से आपका पावर हो जाएगा, है ना। तो ये जस्ट आपने इसमें बीटा पार्टिकल को डिफाइन कर दिया। ऐसे ही आपका आ गया नेक्स्ट जो चीज होती है दैट इज द गामा रेडिएशंस, है ना, कि इसमें गामा रेडिएशंस भी निकलते हैं, है ना। तो गामा रेडिएशंस जो होता है वो ये होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसका सिंबल जो होता है वो जीरो गामा जीरो कर देते हैं इसमें, ना तो इसका कोई मास होता है ना चार्ज होता है, कि गामा रेडिएशंस का मास भी नहीं होगा चार्ज भी नहीं होगा, जस्ट ये फोटोन होते हैं, है ना। तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि दीज आर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ऑफ न्यूक्लियर ऑरिजिन, न्यूक्लियर ऑरिजिन, भाई इसका जो ऑरिजिन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर से होता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ न्यूक्लियर ऑरिजिन, है ना। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम है पेनिट्रेटिंग पावर होती है। दे हैव नो मास, न्यूक्लियर ऑरिजिन, दे हैव नो मास एंड चार्ज, नो चार्ज, अगर मास एंड चार्ज कुछ है ही नहीं तो चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्ट तो होगे नहीं, दे हैव नो मास एंड चार्ज,
they have maximum penetrating power. They have maximum, है ना, penetrating power. Penetrating power and least ionizing power. And least ionizing power. है ना, तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर इसी का होता है, गामा रेडिएशंस का, इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो मेनली जो रेडियो एक्टिव में हार्मफुल सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है वो गामा ही होता है ना, इतना डीप तक ये पेनेट्रेट करता है ना, तो जीन को ही ये चेंज कर देता है, जेनेटिकली चेंज में को भी ये कर सकता है। तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एक तो कम भी होते हैं, रेडियो एक्टिविटी में मेनली गामा रेडिएशन ही मीट होते हैं ज्यादातर, है ना। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल उतने हार्मफुल नहीं होते जितना गामा होता है, क्योंकि जेनेटिकल चेंज कर देता है चीजों में, है ना, इतना ज्यादा इसका डीप पेनेट्रेटिंग पावर होता है ना। मतलब इसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, कि जो भी आपके गामा रेडिएशंस होंगे ना, इसका शॉर्ट वेवलेंथ होता है ना, कि दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, आप निकाल लेना, ऑफ न्यूक्लियर ऑरिजिन, है ना, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, हैव शॉर्ट वेवलेंथ, है ना। तो हैव शॉर्ट अगर वेवलेंथ होगा तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वेवलेंथ, है ना। तो किसी भी रेडियो एक्टिविटी में जो इमिशन होता है, सेल्फ इमिशन ऑफ रेडिएशन, वो तीन तरह का ही होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। तो पहले इसके बारे में आप लिख लो। हाँ, अल्फा एस पॉजिटिव 2 चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल सही है कैशविक, है ना, कि पॉजिटिव 2 चार्ज हो जाएगा, जेट की वैल्यू 2 है और हीलियम का जो 4 है इसमें -1 चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज होता ही है ना। और गामा रेडिएशन में कोई चार्ज या मास नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी होती है इसमें, है ना। तो आपका आ गया, तो फर्स्ट जो है आपने ये लिख लिया इस तरह से, राइट। अब हम आ जाते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं वो डिस्कस द रेडियो एक्टिव डिके। गामा रेडिएशन बता देता हूं मैं आपको, कि गामा रेडिएशन दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ न्यूक्लियर ऑरिजिन, दे आर द न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ न्यूक्लियर ऑरिजिन, है ना। दे हैव नो मास एंड चार्ज, है ना, बट दे हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर एंड लीस्ट आयनाइजिंग पावर एंड हैव शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, बेसिकली आपकी लिस्ट होती है ना, ये आपका गैस। इसके बाद हम आते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो कौन से होते हैं। भाई निकलता तो यही पार्टिकल है, लेकिन डिके के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डिकेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पहला आपका वही हो गया कि जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो सबसे पहला डिके जो हम लिखते हैं वी कॉल इट एज अल्फा डिके, है ना, कि अल्फा डिके, है ना। तो अल्फा डिके का मतलब हो जाएगा जो डिके ऑफ इमिशन ऑफ, है ना, कि अल्फा डिके में क्या चीज इमिशन होगा, बाय हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो जाएगा 2He4, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका अल्फा डिके। तो आपको ये जानना होता है कि जब अल्फा डिके होगा तो एक्स न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा। जैसे मैंने बोला कोई एक्स न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, अगर इससे अल्फा डिके हो गया, है ना, तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा।
पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, वाई क्या हो जाएगी, डॉटर न्यूक्लियस हो जाएगी, है ना, कि भाई एक्स वाई में कन्वर्ट होगा। और अगर ये अल्फा हो रहा है तो आपको पता है 2He4 तो इससे निकल गया, है ना, तो क्योंकि इससे जो प्लस आ जाएगा वो आपका 2He4 निकल जाएगा यहाँ से, है ना, तो आपको पता है 2He4 अगर निकल गया तो Z2 से कम हो जाएगा, और ए जो होगा वो 4 से कम हो जाएगा, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगी उसमें आपका Z-2 इंटू A-4 हो जाएगा, है ना, कि अल्फा डीके में क्या होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियस होगी जेड माइनस, बिल्कुल सही है, Z-2, आशीष सही बोल रहे हो, और A-4 हो जाएगा, प्लस एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, है ना, प्लस इस रिएक्शंस की कुछ क्यू वैल्यू होगी क्योंकि एनर्जी भी तो रिलीज होगी, है ना, और वो एनर्जी का सोर्स जो हो जाएगा वो मास डिफेक्ट से आ जाएगा, है ना, कि जो एनर्जी का जो सोर्स होगा वो किससे आ जाएगा, इसलिए आपके मास डिफेक्ट से, है ना, कि एनर्जी का जो सोर्स होगा वो मास डिफेक्ट से आ जाएगा। अगर मुझे निकालना है क्यू वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा mx, है ना, माइनस आपका हो गया my, है ना, प्लस आपका मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 931.5 से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी क्यू वैल्यू आ गई। कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्यू वैल्यू, या हम क्यू वैल्यू निकालना चाहें तो हम बाइंडिंग एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, कि अगर वाई की बाइंडिंग एनर्जी कोई ई वाई है, प्लस अल्फा पार्टिकल की अगर बाइंडिंग एनर्जी ई अल्फा है ना, तो और माइनस इससे कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एक्स, तो इससे भी आपका क्यू वैल्यू आ जाएगा, तो उसकी क्यू वैल्यू होगी। अब आप ध्यान रखना कि क्यू वैल्यू जाता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कि भाई जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहाँ जाएगी, तो एनर्जी कहीं नहीं जाती, इसके काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है ना, तो सिंपल से हम बोलेंगे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज, है ना, इज ट्रांसफर टू न्यूक्लियस एंड पार्टिकल, जो रिलीज हुआ है, पार्टिकल एज पर मोमेंटम कंजर्वेशन, एज पर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कि जो भी क्यू वैल्यू होगी उसका कुछ पार्ट इस वाई न्यूक्लियस को मिल जाएगा और कुछ पार्ट हीलियम को आ जाएगा, है ना, तो मतलब अगर ऐसे मैं ऐसा बोलूं कि भाई जब ये इसकी एनर्जी जब ये एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, तो अगर इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ के वाई है और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के अल्फा है, तो सिंपल सा जो क्यू वैल्यू होगी ना, ये के अल्फा प्लस के वाई हो जाती है ना, ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका के अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी के वाई हो जाएगा। तो पहला तो ये आ गया कि जो क्यू वैल्यू होती है वो कहीं जाती नहीं है, बल्कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहती है दोनों के, है ना, कि के अल्फा और के वाई में चला गया, है ना। और दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा कि इस पूरे में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो पहले तो सिस्टम का मोमेंटम 0 था, अब मोमेंटम हो जाएगा वाई का, तो वाई का जो मोमेंटम होगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 my, my इसका मास है, इनटू इसका काइनेटिक एनर्जी के वाई, है ना, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा कुछ इसके मोमेंटम भी आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा √2m अल्फा इंटू के अल्फा, है ना, बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि रिकॉयल होगा ना, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, कि पहले मोमेंटम 0 था, और मोमेंटम का फॉर्मूला हम √2m के तो जानते ही है ना, कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, √2m के होता है। तो एक तो चीज है कि क्यू वैल्यू इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डॉटर न्यूक्लियस वाई और हीलियम में, तो इन दोनों का सम ही हो जाएगा, और मोमेंटम पहले 0 था, अब दोनों का मोमेंटम ले लेंगे, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के अल्फा, है ना, कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल लिख लेंगे। नहीं बेटा, पॉजिटिव ने निगेटिव होगा ना, क्योंकि जब ये इमिट होगा ना, जैसे अल्फा डीके हो गया तो वाई का रिक्वायल होगा, तो एक के आगे कहीं माइनस साइन लगा दो, इसके आगे लगा दो, चाहे वाई के आगे लगा दो, तो बीच में एक माइनस साइन जरूर आ जाएगा, है ना, कि बीच में जो साइन आएगा ना वो डायरेक्शन की वजह से माइनस आ जाएगा। ज्यादा अच्छा होगा कि अल्फा में ना लगा के आप इसमें लगा दो, क्योंकि रिक्वायलिंग होगी ना, एक राइटवर्ड जाएगा तो एक लेफ्टवर्ड चला जाएगा, है ना, तो रिक्वायलिंग होगी तो पक्का वो निगेटिव आएगा बीच में, है ना, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो के अल्फा की वैल्यू होती है
वो होती है a माइनस 4 बाई ए, है ना, इनटू क्यू वैल्यू, है ना, कि भाई के अल्फा की वैल्यू a माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू वैल्यू हो जाएगी। और इसमें a जो होगा ना वो आपका मास नंबर ऑफ x हो जाएगा, है ना, कि इसमें जो a होगा वो मास नंबर ऑफ x हो जाएगा, है ना, कि भाई a जो होगा दिस इज द मास नंबर ऑफ x, है ना, कि दिस इज द मास नंबर ऑफ x, है ना। इसी को हम कई बार पेरेंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस, है ना। वही बात है कि इसका तो ए होगा, जब ये वाई में कन्वर्ट होगा तो उसका ए माइनस 4 हो जाएगा, तो मास के बीच में रिलेशन ए इंटू ए माइनस 4 का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है ना, कि जब भी आपका अल्फा डिके होगा तो यहाँ पे जो हीलियम या अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, और उसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं ए माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू वैल्यू, राइट। तो इसको आप लिख लो सर। तो ये आपके अल्फा डिके की डिटेल्स है। बेटा ये कुछ नहीं, राइट साइड पार्ट में क्या होता है कि जो भी क्यू वैल्यू निकलती है इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्यू इक्वल टू के अल्फा प्लस के वाई हो जाएगा, और प्लस हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। मोमेंटम की वैल्यू जब आप लिखते हो ना तो रूट 2 एम के लिख देते हो, तो जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2 एम अल्फा इंटू के अल्फा, है ना, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के अल्फा है तो, और वाई का तो रिक्वायल होगा तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, तो ये रूट 2 एम वाई इंटू के वाई हो जाएगी, और इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जो के अल्फा की वैल्यू होगी वो ए माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू होगी, और यहाँ पे ए जो है ना मास नंबर ऑफ एक्स है, और एक्स को ही कई बार हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, वाई डॉटर न्यूक्लियस होता है, वाई जो एक्स होता है वो पेरेंट न्यूक्लियस होता है ना। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, उस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जब एक्स वाई में कन्वर्ट होगा तो क्या चेंज होगा, तो जेड माइनस 2 हो जाएगा, ए माइनस 4 हो जाएगा, क्या आपको पता है अगर हीलियम निकल गया तो, है ना। तो ये आपका अल्फा डीके हो गया। है ना, तो ये आपका हो गया अल्फा डीके, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपका, दैट इज द नेगेटिव बीटा डीके। हाँ ए माइनस 4 है बेटा, ए माइनस 4, है ना, ए माइनस 4 है, दिस इज ए माइनस 4 बाई ए इंटू क्यू, है ना, ये आपका आ गया। तो नाउ वी गो टू द नेगेटिव बीटा डीके, है ना, कि हम यहाँ पे आते हैं बेसिकली आपके नेगेटिव बीटा डीके, है ना। एक्चुअली बीटा डीके भी दो तरह का होता है ना, एक नेगेटिव बीटा डीके, दूसरा पॉजिटिव डीके। तो सेकंड जो डीके हम पढ़ते हैं वे कॉल्ड एज एन नेगेटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके, है ना। तो नेगेटिव बीटा डीके का मतलब वही सिंपल सा हो जाएगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सिंपल बीटा डीके जो होता है वो नेगेटिव बीटा डीके ही होता है, तो दिस इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन आता कहां से ये समझना है आपने, कि भाई नेगेटिव बीटा डीके में क्या चीज होती है ना, कि जो नेगेटिव बीटा डीके होगा इसमें इलेक्ट्रॉन आता कहां से है। तो नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है ना कि जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन,
है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली आपके प्रोटॉन में। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव बीटा डीके, है ना। तो जो भी चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो एक न्यूक्लियस आपका कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना इक्वेशन में, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है ना? पार्टिकल है कि नेगेटिव बीटा डीके, मतलब यही चीज बीटा पार्टिकल है आपका। प्लस आप ध्यान रखना है कि इसमें एक और पार्टिकल रिलीज होता है, यहाँ पे हम न्यू के ऊपर ना एक बार लगाते हैं, है ना, कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो गया, प्लस एक न्यू के ऊपर हमने बार लगाया है। इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना पड़ता है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें ना तो कोई चार्ज है ना मास है ना, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है एंटी न्यूट्रिनो। इसका सिंपल सा पर्पस होता है कि इसलिए से रिलीज होता है टू बैलेंस स्पिन, इसका पर्पस होता है स्पिन को बैलेंस करने की, टू बैलेंस स्पिन, है ना, कि जो स्पिन होता है इसको बैलेंस करने के लिए एलिमेंट होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो उसका उतना यूज नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, एक बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल रिलीज हो गया, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। इसका पर्पस है टू बैलेंस स्पिन। अब इसमें भी वही है कि जैसे ये तो मैंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ले लिया, लेकिन अगर मैं कोई एक्स न्यूक्लियस ले लूं, अगर इससे कोई बीटा माइनस डीके हो रहा है तो क्या चेंज आ जाएंगे, जो वाई बनेगा उसमें, कोई बता सकता है क्या कि वाई में क्या चेंज आ जाएगा? जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसके जेड और ए में क्या चेंज आएंगे, है ना, कैन एनीबॉडी टेल? है ना, कि जो जेड बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, हाँ सिंपल, आशीष जायसवाल आप सही बोल रहे हो कि जेड प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ जाएंगे, सही बात है मांचू, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ जाएंगे, अदिति भी सही बोल रहे हैं आप इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर वन से बढ़ गया तो जेड में वन का इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ए में कोई चेंज नहीं आएगा ना, ये तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन अगर बढ़ गया है तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर जो होगा प्लस वन आ जाएगा, तो एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, प्लस ऑब्वियसली बात है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये तो बीटा पार्टिकल है, प्लस यहां से एक एंटी न्यूट्रिनो भी आ जाएगा, प्लस इस रिएक्शंस की कुछ क्यू वैल्यू होगी, है ना, इस भी रिएक्शंस में कि क्या होगी, बेसिकली आपकी क्यू वैल्यू होगी, है ना। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं निगेटिव बीटा डिके, है ना, कि दिस इज कॉल्ड एज ए निगेटिव बीटा डिके, है ना। तो जैसे एक निगेटिव बीटा डिके है, हाँ नेगेटिव बीटा डिके मतलब सिंपल बीटा डिके निगेटिव ही होता है, अगर पॉजिटिव बीटा डिके होगा ना तो मेंशन करेगा, कि अगर मेंशन नहीं कर रहा मतलब उसको नेगेटिव बीटा डिके हम बोलेंगे। थर्ड आपका आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके, है ना। तो इस पॉजिटिव बीटा डिके में जो चीज इमिट होती है ना, वो पॉजिट्रॉन इमिट होती है, नहीं प्रोटॉन इमिट नहीं होता, पॉजिट्रॉन इमिट होता है। पॉजिटिव बीटा डिके का मतलब हो जाएगा इमिशन ऑफ, है ना, पॉजिट्रॉन, है ना, कि इसमें जो इमिट होता है वो पॉजिट्रॉन इमिट होता है ना। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते हैं, पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम मास बट अपोजिट चार्ज, बट अपोजिट चार्ज, है ना, कि सेम मास होता है लेकिन चार्ज इसका अपोजिट होता है ना। प्रोटॉन का तो मास डिफरेंट होता है ना, तो पॉजिट्रॉन का मतलब हो जाएगा कि इसका मास तो वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन चार्ज प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, है ना, कि अपोजिट चार्ज हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, है ना। तो ध्यान रखना प्लस ही बिल्कुल सही है, इसको हम बोलेंगे बेसिकली आपका जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स होंगे उसका सिंबल आपका ये हो जाता है 1 E0, है ना। नेगेटिव बीटा डिके की, नेगेटिव बीटा की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते थे -1 E0, तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं विद पॉजिटिव चार्ज, है ना, कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं विद पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन,
है ना। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे इसमें न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब इमिट होते हैं व्हेन प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है ना वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लो कि ये आपका कोई प्रोटॉन है, अगर इससे पॉजिटिव बीटा डिके होगा, है ना, कि अगर इससे पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो ये आपका एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये न्यूट्रॉन डिके में कन्वर्ट हो गया तो 1e0 हो जाएगा आपका, है ना। प्लस इसमें भी एक पार्टिकल रिलीज होता है ना। इसमें न्यू के ऊपर कोई बार नहीं लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, है ना। न्यूट्रिनो का भी पर्पस वही है, टू बैलेंस स्पिन। बस ये याद रखना है कि भाई निगेटिव में आपका एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, इसमें न्यूट्रिनो होता है, टू बैलेंस स्पिन। बहुत ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कभी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर और बता दूंगा मैं, फिर फिलहाल आपको ये जानना है, टू बैलेंस स्पिन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो गया, प्लस एक न्यूट्रिनो आ गया, है ना। तो इसमें वही है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स कोई न्यूक्लियस था, अगर इससे पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो वाई बन जाएगा। तो वाई में क्या चेंज आ जाएगा, जो वाई बनेगा उसमें क्या चेंज आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, इसका Z-1 हो जाएगा। हिमांशु सब लोग सही बोल रहे हो, सिद्धि, हिमांशु, आशी, है ना, अदिति, सबका आंसर सही है कि भाई एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया ना, तो एक प्रोटॉन कम हो गया, मतलब Z-1 हो गया, लेकिन ए की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। ए में कुछ भी नहीं होगा, इकरा सही आपका, है ना, कि भाई ए सही रहेगा। प्लस एक आप यहाँ पे 1e0 रिलीज हो गया, प्लस एक न्यूट्रिनो आ गया, प्लस एक क्यू वैल्यू आ गई, हाँ। इस रिएक्शंस की भी कुछ क्या होगी, क्यू वैल्यू होगी। और ये क्यू वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये क्यू वैल्यू इलेक्ट्रॉन और वाई में चली जाएगी, है ना। कि क्यू वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम बोलते हैं ना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यू वैल्यू से ही तो आती है। तो ये आपका पॉजिटिव बीटा डिके हो गया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे। लेकिन सिंपल बीटा डिके जब भी बोले तो मतलब उसका नेगेटिव बीटा डिके ही होता है, अगर पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो वो मेंशन करेगा। तो ये थर्ड आ गया, है ना। तो अल्फा बीटा एंड, अल्फा बीटा हो गया, अब गामा पे आ जाते हैं। ओके, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपका, दैट इज योर गामा डिके, है ना। कि जो नेक्स्ट में से पढ़ते हैं, वी स्टडी द गामा डिके। है ना, ये आपका आ गया इस तरह से। तो इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली आपका गामा डिके पे, है ना। तो क्योंकि मेनली न्यूक्लियर रेडिएशंस में ना गामा ही होता है ना, जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो गामा होता है। ये आपका आ जाएगा गामा डिके फोर्थ, गामा डिके, है ना। ऐसे मतलब इतना प्रिसाइज फॉर्म में ना बुक्स में नहीं दिया होता है, इसलिए अल्फा बीटा गामा में स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो गामा डिके, है ना, गामा का सिंबल आपने बना दिया कि ना तो इसमें कोई मास होता है ना चार्ज होता है, तो जीरो गामा जीरो, है ना। तो जो गामा डिके होता है ना, ये क्यों होता है ध्यान रखना,
कि गामा डीके इज द फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा डीके, फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा डीके। ये जो अल्फा एंड बीटा डीके होता है उसको हमेशा ही फॉलो करता है कि अल्फा बीटा डीके के बाद ही गामा डीके होता है ना। तो इसमें होता है कि एक्चुअली अल्फा एंड बीटा डीके के बाद न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस, है ना, कि जो न्यूक्लियस न्यूली फॉर्म अल्फा बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस बना हुआ है इज एट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस होता है ना वो एक्साइटेड स्टेट पे होता है ना, क्योंकि जैसे अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट करेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस के भी एक्साइटेड स्टेट होते हैं कि न्यूक्लियस न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस जो होता है इज एट एक्साइटेड स्टेट एंड इट, है ना, कि एक्साइटेड स्टेट पे होता है ये एंड इट, है ना, स्पॉन्टेनियसली डिके इनटू एंड इट स्पॉन्टेनियसली, है ना, डिके इनटू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कि एक्साइटेड स्टेट पे था और जब वो इवेंचुअली ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, ग्राउंड स्टेट, ए फोटोन इज इमिटेड, ए फोटोन इज इमिटेड, है ना, नोन एज गामा रेज या नोन एज गामा रेडिएशन, है ना। तो इसी को हम गामा रेडिएशन बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा समझना ठीक से कि जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस होगा जो अल्फा एंड बीटा डीके से बनेगा वो एक्साइटेड स्टेट पे होता है और जब वो ग्राउंड स्टेट पे जाता है तो फोटोन इमिट होता है। तो वही चीज क्या होती है बेसिकली आपकी गामा रेडिएशन होते हैं, है। तो उसको अगर मैं समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स बना लेते हैं ऐसे कि ये स्टेट जो है ना न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन का से कोई मतलब नहीं है, और ये न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट है ना। तो सपोज आपका यहाँ पे कोई न्यूक्लियस हम ले लेते हैं, सपोज आपका बोरॉन 5 बोरॉन 12, है ना। अब क्या होगा ना इसमें सपोज अगर कोई बीटा डिके हो गया, है ना, कि बीटा पार्टिकल सीमेंट हो गया, सिंपल बीटा बोल रहा हूँ मतलब बीटा-1 होगा, तो बीटा-1 अगर होगा तो बोरॉन में 5 में 1 ऐड हो जाएगा ना, तो मतलब ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 से 12 बन जाएगा ये, है ना, कि बीटा डिके अगर हो रहा है बीटा-1 लिख लो आप ऐसे कि नेगेटिव बीटा का अगर डिके हो रहा है तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कार्बन बनता है जो कि न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस, ये एक्साइटेड स्टेट पे होता है और ये कॉन्टिन्यूसली जैसे बनेगा ये ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस होता है। जैसे इस केस में एनर्जी डिफरेंस जो होता है ना, ये आपको दिया हुआ है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो उन्होंने गामा में दिया हुआ है। तो ये आपका 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो यहां से गामा रेडिएशन बाहर निकलते हैं। ये जो ट्रांजिशन जब होता है तो यहां से गामा रेडिएशन बाहर निकलते हैं इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से, राइट। तो ये गामा रेडिएशन आ जाएंगे, है ना, ये आप लिख लो थोड़ा सा। तो तीनों का जो पर्पस है ना वो डिफरेंट है, अल्फा बीटा एंड गामा का। गामा रेडिएशंस या गामा रेज भी बोल सकते हो, बात एक ही चीज होती है। तो ये 4 तरह के आपके डिके होते हैं।
ठीक है, तो जस्ट आपने ये कर लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा डीके हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन शेयर करता हूं, फिर आगे की थ्योरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, वो आपसे इजिली आप सॉल्व कर लोगे उसे, उसके बाद फिर आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, Aditi and Kashfit, your answer is correct. Rajdeep, your answer is correct. Siddhant, your answer is correct. Arya, your answer is correct. Ashi, your answer is correct. Siddhi, your answer is correct. Disha, your answer is correct. Atharva, your answer is correct. Arya, your answer is correct. इकरा, आपका आंसर सही है ना? सही सही है, काफी लोगों ने सही किया। विनय, योर आंसर इज करेक्ट। है ना? सही, आपने सही, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। तो सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, उस फॉर्मुले का ये फायदा होता है कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। और फटाफट हिमांशु, योर आंसर इज करेक्ट। है ना? सही बताया आपने सर, सारे लोगों ने। गौरी, योर आंसर इज करेक्ट। है ना? इसमें क्या होता है एक्चुअली, सिंपल सा, अभी सीधे फॉर्मुला यूज करना है इसमें तो आपको, कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, उसका फॉर्मुला आपने अपने पढ़ा कि ए माइनस फोर बाई ए इंटू की वैल्यू होता है। तो ए की वैल्यू आपकी 220 है, माइनस फोर हो जाएगा बाई 220 इंटू आपका 5.5 आ जाएगा। है ना? तो इससे आपका जो आंसर आएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मतलब ज्यादातर एनर्जी जो होती है अल्फा पार्टिकल को ही चली जाती है। देखो, टोटल रिएक्शन की एनर्जी 5.5 है, और 5.4 उस पर चला गया, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनी उसमें तो मतलब सिंपल सा 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन जो होगा ए विल बी द करेक्ट। है ना? ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। Okay, you can go for this question.
हाँ, काशफित, हिनांशु एंड राजदीप, योर आंसर इज करेक्ट। तो राजदीप आपका आंसर सही है। एक और भी आंसर पहले सही आया है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसका नाम है। विनय सही आंसर है। अथर्व सही आंसर है। हाँ, आर्या, योर आंसर इज करेक्ट। आर्या चस्कर, योर आंसर इज करेक्ट। रिया, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। ठीक है, इसमें है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस बैलेंस ही तो करना है आपको, है ना, यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। है ना, आर्या सही है आपका आंसर, है ना, कि भाई इसमें बैलेंस ही तो करना होता है आपको। तो आपको होता है कि ये 13 एंड 2 15 हो गया, यहाँ पे 14 ही है, मतलब इसका जेड जो होगा 1 होगा। ये 27 प्लस 4 31 हो गया, यहाँ पे 30 है, मतलब इसका ए भी 1 होगा। तो जो भी एक्स होगा उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और मास नंबर भी 1 होगा, तो मतलब ये चीज हो जाएगी 1H1 हो जाएगी। है ना, अदिति सही आपका आंसर, 1H1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। है ना, तो आपका एकरा सही आपका आंसर, सिद्धि सही है ना, सही बात है। तो 1H1 इज द करेक्ट आंसर, बस बैलेंस करना होता है। ये दोनों साइड में मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसी भी इक्वेशन में हमेशा बैलेंस होते हैं। तो ये 1X1 हो गया, मीन्स ये हाइड्रोजन हो जाएगा 1H1, ये हम कर सकते हैं। ओके, आई गॉट द मेनी आंसर्स। अथर, रिया, दिशा, सबके आंसर सही है। राजदीप सही आंसर है आपका। हाँ, आर्या, योर आंसर इज करेक्ट। आशीष जायसवाल, योर आंसर इज करेक्ट।
उसमें सोल्यूशन कुछ था ही नहीं बेटा, बैलेंस करना था बस आपको, है ना। इकरा सही आपका आंसर है। संकेत उसमें बैलेंस कर लोगे तो आ जाएगा आपका। काशफित, योर आंसर इज करेक्ट। हिमांशु सही आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका आगे इस तरह से है ना, तो नॉर्मली हम इसको नोट करते हैं। हाँ विनय, योर आंसर नाउ इज करेक्ट। आपका आंसर सही। ठीक है ना, मैं इसको शो करता हूँ आपको क्या होता है इसमें कि आपका जेड एक्स से वाई में कन्वर्ट हो गया। जेड से जेड प्लस वन तभी होता है ना जब बीटा डीके होता है ना। बीटा माइनस होता है, लेकिन बीटा डीके मतलब बीटा माइनस ही होता है। ये वाला तो बीटा माइनस डीके हो गया। अब देखो ये जेड प्लस वन से जेड माइनस टू हो गया, मतलब जेड में टू का डिक्रीज हो गया ना। कि कोई भी चीज अगर जेड प्लस वन से जेड माइनस वन हो जाएगा, तो जेड में जो टू हो जाएगा वो माइनस टू का हो जाएगा। और ए में फोर का डिक्रीज हो गया। अगर ए से ए माइनस फोर हो गया, तो ये माइनस फोर हो गया। तो माइनस टू एंड माइनस फोर तब होता है जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं। ये अल्फा हो गया। और इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, नो चेंज। तो के का जितना जेड माइनस वन था ये सब सेम रहा। तो नो चेंज तब होता है जब गामा होते हैं। भाई बीटा में भी चेंज होता है, अल्फा में चेंज होता है, गामा में तो कोई चार्ज एंड मास तो होता ही नहीं है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब इसका जो सीक्वेंस होगा वो बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। मींस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो जो सीक्वेंस आ रहा है उसमें क्या आ जाएगा, तो बीटा अल्फा गामा इज द करेक्ट आंसर। ये होता है रेडियो एक्टिव डिके। ओके है ना, ये आपका गया ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए, अब फिर से हम थ्योरी पे आ जाते हैं। जो रिमेनिंग थ्योरी वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये आपका गया बस, राइट। तो रिमेनिंग थ्योरी में जो नेक्स्ट चीज आप पढ़ते हो ना इसमें, वी स्टडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। कि भाई जो रेडियो एक्टिव डिके होता है किस लॉ को फॉलो करता है। जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जो रेडियो एक्टिव डिके होगा ये बेसिकली किस लॉ को फॉलो करेगा। तो दो तीन लॉ होते हैं जिसमें कि थर्ड ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। पहला तो जस्ट हम एज ए नॉलेज जानते हैं। तो हम जस्ट जस्ट ये बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके इज द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है ना, कि जो आपका रेडियो एक्टिव डिके होगा, है ना, डिके इज रैंडम, है ना, एंड स्पॉन्टेनियस। है ना, कि कोई भी रेडियो एक्टिव डिके जो होगा वो रैंडम भी होगा, एज वेल एज क्या होगा बेसिकली आपका स्पॉन्टेनियस भी होगा। है ना, मतलब कौन सा डिके होगा पता नहीं होता आपको, रैंडम प्रोसेस है ना। दूसरा ये होता है कि रेडियो एक्टिव डिके इज ए प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना।
है ना, कि रेडियो एक्टिव डिके, है ना, इज प्योरली, है ना, ए न्यूक्लियर फिनोमेना, न्यूक्लियर फिनोमेना, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहां पे रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है वहां पे केमिकल कंडीशंस क्या है या फिजिकल कंडीशंस क्या है, क्या प्रेशर क्या फोर्स लग रहा है, वो तो न्यूक्लियस में होता है ना। तो सेकंड दो लॉ तो जस्ट आपके थ्योरेटिकल हैं कि रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस होगा और ये न्यूक्लियर फिनोमेना होगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियोएक्टिव डिके होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, रेडियोएक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना, दैट इज रेट ऑफ decay is proportional to है ना, number of undecayed nuclei, number of undecayed nuclei, है ना, number of undecayed nuclei present in sample at an instant, present in sample at an instant, at an instant। ये आपका सबसे मेन लॉ है कि रेडियोएक्टिव डिके फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल एट एन इंस्टेंट, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे रेट ऑफ डिके उतने ही ज्यादा होगा, है ना। तो इसको पहले आप लिख लो, फिर मैं इसके रिलेटेड थ्योरी और इलैबोरेट करता हूँ। है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मैथमेटिकल एनालिसिस पे आ जाते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है उसको मैं इस तरह से अब डिनोट करता हूँ कि इसके पीछे कुछ फॉर्मूले और टर्म्स हम डिफाइन कर लेते हैं। एकदम आसान सी चीज है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, ये सब पहले पढ़ चुके हो आप। तो मैंने जैसे ऐसा बोला आपसे कि भाई सपोज टी कोई सैंपल था, है ना, टी इक्वल टू 0 पे इस सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज एन नॉट थे, इसमें एक डिके हो गया, है ना, कि एक्स सैंपल किसी वाई में कन्वर्ट हो रहा है तो डिके हो गया। अब किसी टी टाइम में सैंपल में अनडिकेड एन बच गए किसी टी टाइम पे, है ना, कि सैंपल का डिके हुआ, टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे और किसी टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अब एन है जो अनडिकेड बच गए हैं। तो ये बोलता है कि अब जो डिके होगा, है ना, dn बाई dt, रेट ऑफ डिके, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो रेट ऑफ डिके होगा, है ना, दैट इज योर माइनस dn बाई dt, कि जिस रेट से न्यूक्लियर डिके होंगे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, भाई टी टाइम पे जितने एन होंगे उसके हिसाब से रेट ऑफ डिके हो जाएगा। तो जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी का थर्ड कंसेप्ट है वो जस्ट इतना ही है, सारी बाकी चीजें इसके ऊपर बेस्ड होंगी कि माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके को ले जाएगा, एन के। अब हम यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसी को हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका डी एन बाई डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी माइनस लैम्डा एन हो जाएगी, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द डिके कांस्टेंट, है ना, कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डिके कांस्टेंट। अब इसमें मुझे ये निकालना है कि अगर टी इक्वल टू 0 पे एन नॉट थे तो टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे कितने, तो उसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा।
कि हम यहाँ से क्या करेंगे, dn/n लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस लैम्डा इंटू dt हो जाएगा, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। तो टाइम इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल में n नॉट थे, और किसी t टाइम में n हो जाएंगे। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो log में आंसर आ जाएगा, यहाँ से ln के टर्म्स में आ जाएगा, ln ऑफ n/n नॉट आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, है ना। और log यहाँ से हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो n/n नॉट की जो वैल्यू होगी वो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगी। तो किसी भी टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर सैंपल में होंगे वो n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएंगे, है ना। कि सैंपल में इतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इसलिए आपके न्यूक्लियर, है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें रेडियो एक्टिव डिके होगा। इस सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने बच जाएंगे, n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा, है ना। तो जस्ट आपने रेट ऑफ डिके का जो मेन रूल था उसी से इसको सिंपली आपने डिराइव कर लिया, है ना। अब इसमें आता है कि एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हम जानते हैं कि क्या होता है, कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट से n0/2 हो जाए। तो जिस टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू n0 से n0/2 हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका हाफ लाइफ, है ना। तो यहां से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ये लॉग वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ तो मैं हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ कि कितना होगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं माइनस साइन यहाँ से हटा दूं, है ना, तो माइनस साइन यहाँ पे अगर लगा दें तो इसको उल्टा कर दूंगा मैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेसिकली आपका n ऑफ n/n0। तो n की वैल्यू n0/2 हो गई, और ये n0 था ही, इक्वल टू माइनस लैम्डा, और ये टाइम हाफ लाइफ हो जाएगा, कैपिटल टी में हाफ लाइफ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो लॉग हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ जाएगा, कि हाफ लाइफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी ln2/लैम्डा हो जाएगी, है ना। तो ये भी हम जानते हैं कि हाफ लाइफ जो जिस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं, और वो ln2/लैम्डा के इक्वल होगा, या इसी को ln2 की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, है ना, है ना, इसी में अगर मैं ln2 की वैल्यू पुट कर दूं तो 0.693 आ जाएगा। तो यहाँ से हाफ लाइफ की वैल्यू आपकी 0.693 आ जाएगी बाई लैम्डा। तो ये तो हाफ लाइफ आ गई कि भाई जिस टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू के हाफ हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, है ना। तो पहला टर्म जो हम इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज योर हाफ लाइफ, है ना। ये लिखा बस तरह से। ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ आ गया। तो जैसे आपने यहाँ पे हाफ लाइफ डिफाइन किया, ऐसे ही हम एक डिफाइन करते हैं मीन और एवरेज लाइफ। है ना। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं मीन और एवरेज लाइफ, है ना, कि एक आपका हाफ लाइफ आ गया, दूसरा आपका आ जाएगा मीन और एवरेज लाइफ। इसी को कई बार हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, कि यहाँ पे एक सेकंड टर्म आ जाएगा मीन और एवरेज लाइफ। वी कॉल इट एज अ टाइम कांस्टेंट ऑल्सो। एक ही चीज होती है, मीन एवरेज लाइफ या टाइम कांस्टेंट। जल्दी देख लो बेटा।
है ना। तो ये आपका गया। तो मीन और एवरेज लाइफ या टाइम कांस्टेंट जो होता है ना, वो किसी भी चीज की मीन वैल्यू का निकालने का ये तरीका होता है। तो टाइम मीन या एवरेज लाइफ को कई बार हम इससे शो करते हैं, ताओ सिंबल से। तो जो ताओ होता है मीन या एवरेज लाइफ, इसका तरीका ये होता है कि आप इंटीग्रेट कर दो इसे एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी बाई एन नॉट से डिवाइड कर दो, है ना। क्योंकि किसी भी चीज की एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि भाई टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टोटल नंबर ऑफ, इससे आप इंटीग्रेट करो और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस से इसको डिवाइड कर दो, और इसकी लिमिट आप 0 से इनफाइनाइट तक ले लो, है ना। तो जब आप इसकी वैल्यू लोगे 0 से इनफाइनाइट तक, तो ये आपका 1/λ आ जाएगा, है ना। ये कितना देगा इसलिए आपका 1/λ। तो जो आपका टाइम कांस्टेंट या मीन या एवरेज लाइफ होती है 1/λ के इक्वल होती है। अब अगर आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/λ टाइम के बाद कितने होंगे, वो भी निकाल सकते हैं, है ना। कि नंबर जैसे हाफ लाइफ के बाद तो हाफ हो जाते हैं, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, इन सैंपल, है ना, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, कि भाई एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये कितने हो जाएंगे, तो निकाल सकते हैं। मैं फॉर्मूला यही वाला यूज कर लूंगा कि भाई n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो अब टाइम की वैल्यू जो मुझे पुट करनी है वो ये पुट कर देनी है यहाँ पे। तो इसमें टाइम की वैल्यू अगर मैं ये पुट करूंगा तो एन नॉट ई टू द पावर -1 हो जाएगा। तो मीन्स ये, सॉरी, एन हो जाएगा, ये एन नॉट यहाँ से हटा दो, ई टू द पावर -1 मतलब एन नॉट बाई ई हो जाएगा। तो मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट बाई ई हो जाते हैं। ये आपकी चीज है ना। तो एक हाफ लाइफ के बाद तो हाफ हो जाएंगे, लेकिन एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये कितने हो जाते हैं, इसलिए आपके एन नॉट बाई ई हो जाते हैं, राइट। और इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली शो करूं, है ना, तो यहाँ पे मैं एन वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर लूं, इस केस में इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द एन वर्सेस टाइम, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि वाई एक्सिस के अलोंग तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर ले लेते हैं हम, और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम टाइम ले लें, तो टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके एन नॉट थे, है ना, कि टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, एन नॉट, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, है ना। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, इसलिए आपके 0 हो जाएंगे, है ना। अगर ये टाइम आपका वन हाफ लाइफ है टी, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू के कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई टू। अगर ये टाइम कांस्टेंट है आपका, एवरेज लाइफ है, तो अपने इनिशियल वैल्यू में से ई डिवाइड हो जाएगा, एन नॉट बाई ई हो जाएगा। और 1/e की वैल्यू आप लिख लेना कहीं पे, 1/e की वैल्यू 0.37 होती है। वैसे आरसी सर्किट में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो, है ना। तो ये आपका गया इस तरह से, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले आपको जानने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपका गया इस तरह से, है ना। इसके बाद हम आते हैं एक जो टर्म आप और डिफाइन करते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्टिविटी, है ना। कि जैसे नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लिया आपने डिफाइन किया यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए एक्टिविटी। ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज एक्टिविटी। है ना। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी रेट ऑफ डिको को ही हम एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका टर्म आ जाएगा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज सिंपली डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डिके, भाई जिस रेट से कोई चीज डिके होता है दैट इज नो कॉल्ड एज एक्टिविटी, है ना। तो एक्टिविटी का मतलब जस्ट आपका हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी, है ना। कि माइनस डी एन बाई डी टी जो होगा वो एक्टिविटी हो जाएगा। तो एक्टिविटी भी एन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट ऑफ डिके अगर एन के ऊपर डिपेंड करता है तो एक्टिविटीज विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बेसिकली आपका ये आपका। तो एक्टिविटी इज द रेट ऑफ डिके, माइनस डी एन बाई डी टी आ गया, और ये जो टर्म होगा दिस विल बी इक्वल टू द लैम्डा इंटू एन। अभी आपने पढ़ा कि माइनस डी एन बाई डी टी लैम्डा एन के इक्वल होता है, तो एक्टिविटी भी लैम्डा इंटू एन हो जाएगी। तो एक्टिविटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा इंटू एन के इक्वल। तो भाई किसी भी सैंपल में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस इंस्टेंट में एन है और लैम्डा का डिके कांस्टेंट है तो लैम्डा एन के प्रोडक्ट जो होता है वही आपका एक्टिविटी हो जाता है। अब किसी भी टी टाइम पे एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया लैम्डा इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये जो लैम्डा इंटू एन नॉट है इसको हम कई बार ए नॉट लिख लेते हैं माइनस लैम्डा टी, और जो ए होता है ये तो होती है एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी। लेकिन जो ए नॉट होगा इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी एट टाइम जीरो या इनिशियल एक्टिविटी। ये जो चीज होती है वे कॉल्ड एज ए इनिशियल एक्टिविटी, है ना। कि भाई ए तो हो गया एक्टिविटी एट टाइम टी, और ये जो चीज होती है वो आपकी इनिशियल एक्टिविटी होती है। तो अब देखो एक्टिविटी का फंक्शन भी तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस जैसा ही आ गया। एक्टिविटी भी जो हो जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगी। तो अगर मैं एक्टिविटी का भी ग्राफ बनाऊं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जैसा ही ग्राफ बन जाएगा, है ना। कि अगर एक्टिविटी का भी टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो ये भी आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस जैसा ग्राफ ही बन जाएगा। यहाँ पे आपका एक्टिविटी आ गया, ये टाइम आ गया। तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर एक्टिविटी आपकी ए नॉट थी तो धीरे धीरे एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और लास्ट टाइम के बाद एक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, है ना। तो ए इक्वल टू ए नॉट, इससे हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो एक्टिविटी का जो फंक्शन होगा वो भी आपका ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि जिस टाइम के बाद एक्टिविटी ए नॉट बाई टू हो जाएगी, है ना, वो टाइम ही होता है हाफ लाइफ। और जिस टाइम के बाद एक्टिविटी आपकी ए नॉट बाई ई हो जाएगी उसको हम टाइम कांस्टेंट बोल देंगे। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस नाम का डिफरेंट है, मतलब फंक्शन दोनों का सेम होता है। उसमें एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का टाइम के साथ ग्राफ है, और इसमें रेट ऑफ डिके का टाइम के साथ ग्राफ है ना। अब एक चीज आती है कि नंबर ऑफ जो एक्टिविटी होगी इसकी यूनिट क्या होगी, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी, है ना। तो एक्चुअली यूनिट ऑफ एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तीन तरह की हम एक्टिविटी यूनिट डिफाइन करते हैं। एक तो हम डिफाइन करते हैं वन बैक्वरल, है ना। नेम ऑफ द साइंटिस्ट के ऊपर सारे रखे हुए हमने, वन बैक्वरल। बैक्वरल, इसको हम कई बार शॉर्ट फॉर्म में बीक्यू लिख लेते हैं। तो जो वन बैक्वरल होता है ना, ये वन डीपीएस हो जाता है। वन डीपीएस का मतलब हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन या डीके पर सेकेंड, डीके पर सेकेंड, है ना। इसी को हम डीपीएस बोलते हैं। तो अगर वन डीके पर सेकेंड हो रहा है तो वही चीज होती है वन बैक्वरल, है ना। दूसरी इसकी यूनिट होती है वन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अगेन नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसको हम लिख लेते हैं आर एस सिंबल से। और वन रदरफोर्ड इक्वल होता है 10 टू द पावर 6 डीपीएस के, है ना। कि भाई तीन तरह की इसमें हम यूनिट कर रहे हैं, वन बैक्वरल, वन रदरफोर्ड, और तीसरा हो जाएगा वन क्यूरी। क्यूरी
तो क्यूरी जो होता है इसको हम CI से शो करते हैं। 1 क्यूरी की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.7 इंटू 10 DPS, है ना। तो ये तीनों यूनिट आप जानना, है ना, कि भाई बैकुरल, रदरफोर्ड एंड क्यूरी, है ना, किस तरह से चीजों को हम क्या करते हैं बेसिकली आपका इसमें डिफाइन करते हैं, है ना। तो आपका कैसे, तो ये थोड़ा सा आप लिख लो। फिर कई बार यूनिट आता है ना तो उसको DPS में कन्वर्ट करना, है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। अच्छा, 1 के बाद मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा है, 1 पता नहीं क्या लिखा है मैंने, कहाँ पे 1 के बाद? 1 टाइम कांस्टेंट, दिस इज टाइम कांस्टेंट, आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में कितना होगा, है ना, कि 1 टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। है ना, ये आपका 1 टाइम कांस्टेंट होगा। तो 3 तरह की यूनिट थोड़ा ध्यान रखना अब इसमें, कई बार इसको ना DPS में कन्वर्ट करते हैं। हाँ वो लिख लो आप इससे, सही बात है, 0.37 है तो लिख सकते हो आप इससे ऐसा। बिल्कुल हिनांशु सही बोल रहे हो आप, ऐसे लिख लो। लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, इसी फॉर्म में लिखो, क्यों चेंज करोगे फालतू में, है ना। है ना, तो आपका क्यूरी आ गया। हाँ सही बात, सही। जब ये कैलकुलेशन में यूज होगा तो उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। है ना, अब आ गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड होंगे, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ले आते हैं हाफ लाइफ के टर्म्स में, है ना। जैसे अगर आपसे अभी मैं पूछूं कि पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, आफ्टर टाइम टी, कि किसी भी टी टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो आप ये लिख लोगे ना, n=n0 e⁻ है ना। लेकिन इसी को अगर मैं हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये बड़ा यूजफुल फॉर्मूला होता है, n=n0 हाफ की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। इसमें जो कैपिटल टी होता है वो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ, है ना, कि जो कैपिटल टी होता है क्या होता है, इसलिए आपका हाफ लाइफ होता है। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना आप इसमें, क्योंकि मोस्टली यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले के बजाय ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है ना, कि भाई इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि n=n0 हो गया, यहाँ पे आपने हाफ लिख लिया, इंटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी आ गया। स्मॉल टी वो टाइम है, कैपिटल टी हाफ लाइफ हो गया, है ना। तो ये आप थोड़ा रखना। ऐसे ही आपका, अगर हम एक्टिविटी वाले फॉर्मूले को चेंज करना चाहें
तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि एक्टिविटी है ना आफ्टर टाइम टी, कि भाई किसी भी टी टाइम पे एक्टिविटी कितनी होगी, तो सेम वैसे ही ए इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ हो जाएगा इंटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी हो जाएगा, वेयर कैपिटल टी इज द हाफ लाइफ है। तो कैसे यूज होगा वो न्यूमेरिकल के थ्रू हम सीख लेंगे इसे। तो फिलहाल पहले आप इसको लिखिए, है ना। वैसे तो एक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन ये है हाफ लाइफ के टर्म्स में। हाँ इट इज हाफ, हाफ लिखा हुआ है बेटा, वो हाफ ही लिखा हुआ है हाफ लाइफ के टर्म्स में, 1/2 है ना, 1/2 मतलब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, किसी भी सैंपल में आफ्टर, है ना, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा। जब टाइम की वैल्यू 3 हाफ लाइफ हो गए तो कितना होगा, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे एल इक्वल टू एन नॉट, आप यहाँ पे लिख दोगे हाफ, और ये जो टाइम है वो 3t के इक्वल हो जाएगा बाई टी, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एन नॉट बाई 8 आ जाएगा, मतलब 3 हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने इनिशियल वैल्यू के 1/8 हो जाएंगे, तो होगा ही। एक बार पहले एन नॉट थे तो एन नॉट बाई 2 हो जाएंगे एक हाफ लाइफ में, फिर एन नॉट बाई 2 के हाफ हो जाएंगे अगली हाफ लाइफ में, फिर एन नॉट बाई 4 का हाफ हो जाएगा अगले हाफ लाइफ में, एन नॉट। तो सीधे हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि भाई इतने हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, है ना, तो वो उसका एप्लीकेशन होता है। टी है बेटा, टी टी टाइम है टी, ये सारे जो है वो टाइम है, किसी टी टाइम जो गिवन है उस पर कितना हो जाएगा ये, है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट। तो नाउ आई विल शेयर द फ्यू न्यूमेरिकल्स जिसमें कि ये सारी चीजें हम अप्लाई कर देंगे, है ना, थ्योरेटिकली यही चीजें हैं खाली, है ना, तो थ्योरेटिकली हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, है ना। तो आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स विथ यू, है ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी।
हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ विनय, योर आंसर इज करेक्ट. थोड़ा सा स्किल यूज करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में स्किल यूज करते हैं. Siddhi, your answer is correct. Arya, your answer is correct. हाँ, Ikra, now your answer is correct. Riya, your answer is correct. हाँ राजदीप, now your answer is correct. हाँ सही है, सही है. सब लोग, काफी लोग, कुछ आंसर सही आ रहे हैं. हाँ, कुछ लोगों के डी आ रहे हैं, कुछ लोगों के एक्चुअली सी आ रहा है. दो तरह के आंसर मेरे पास आ रहे हैं. कुछ लोगों के डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं. लेकिन आंसर सी सही है. देखो, पहली बात तो ये देखना है कि भाई इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे वो 600 थे, और इतने डिके हुए हैं, बचे हुए नहीं है. 450 डिके हो गए हैं, है ना. तो बचे हुए तो 150 हो गए ना.
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, क्योंकि फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट का होता है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट सिर्फ 150 हो जाएगा। मतलब 600 से 150 कितने टाइम में हो जाएंगे। तो मैं तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं जानता तो मैं तो जस्ट ऐसा कर लूंगा कि पहले इसके 600 थे, एक हाफ लाइफ बीतेगा तो ये 300 हो जाएगा, एक और हाफ लाइफ आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मतलब 600 से अगर 150 होना है तो वी नीड द टू हाफ लाइफ, मतलब टाइम की वैल्यू टू हाफ लाइफ हो जाएगी। टू हाफ लाइफ का मतलब 2 × 10 मिनट्स, मतलब टाइम जो आएगा वो 20 मिनट्स लग जाएगा। तो 20 मिनट्स में 600 से 150 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, वैसे तो मैंने ये सिंपल यूज कर लिया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस 600 से अगर 150 होना है तो पहले 300 होंगे फिर 150 हो जाएंगे, तो आपको, लेकिन मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला हाफ लाइफ के टर्म्स में ये होता है n इक्वल टू n नॉट हाफ की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो n की वैल्यू जो आपको लेनी है यहाँ पे वो तो 150 हो गई, n नॉट आपका 600 था, इंटू हाफ की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो 150/600 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 का स्मॉल टी बाई कैपिटल टी था। तो दोनों का बेस तो सेम ही है तो पावर भी सेम होगी, तो स्मॉल टी बाई कैपिटल टी की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब स्मॉल टी ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, मतलब 20 मिनट्स हो जाएगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसको यूज कर लो, है ना। कई केस में ये ज्यादा यूजफुल हो जाएगा आपको, है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन हाफ लाइफ के टर्म्स में ही आते हैं, कोई रैंडम टाइम नहीं देते हैं। तो 20 मिनट इज द करेक्ट आंसर। किसी मेथड से करो, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है। ये आपका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस। जो हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, कार्बन डेटिंग, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, कार्बन डेटिंग। भाई किसी भी रॉक वगैरह की एज हम इसी से तो निकालते हैं, रेडियो एक्टिविटी से ही। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं है ना।
तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो आप सॉल्व कर लेना। देखो क्या था, इसने बोला था कि कोई रेडियो आइसोटोप एक्स है, इसकी हाफ लाइफ इतनी है, डिके वाई में होता है, वाई स्टेबल है और वाई किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। A sample of rock from a cairn was found to be the contain X and Y in a ratio of 1:7, है ना, कि 1:7 में इसका रेशियो है ना। अभी आंसर नहीं आया किसी का भी, है ना। तो एक्चुअली में क्या है ना, पहले सैंपल में सिर्फ एक्स होंगे, कि जब रॉक फॉर्म हुई होगी ना, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जब रॉक फॉर्म हुई होगी, भाई अब डिके होके एक्स एंड वाई दोनों है ना, जब रॉक फॉर्म हुई होगी तो इट पजेस ओनली एक्स, इस सिर्फ इसमें एक्स होंगे किसी टी इक्वल टू 0 पे, जब भी रॉक फॉर्म हुई होगी, है ना। मे बी ईयर्स बैक जब ये रॉक फॉर्म हो गई होगी तो इट कंटेन्स ओनली एक्स। लेकिन अब आफ्टर टाइम टी, बहुत जो एज ऑफ द रॉक टाइम टी हो जाएगा, अब इसमें एक्स एंड वाई दोनों है, क्योंकि एक्स जो हो गया वो वाई में कन्वर्ट हो गया है और वाई स्टेबल है। तो एक्स और वाई का जो रेशियो है, एक्स तो सिर्फ 1 यूनिट है, वाई 7 यूनिट है। 1:7 ही तो बोला इसने, मतलब एक्स अब 1 यूनिट बच गई और वाई जो हो गई वो 8 हो गई, सॉरी 1:7, है ना, कि वाई इसको इस तरह सॉल्व करते हैं 1:7, है ना। तो अब देखो एक्स ही तो वाई में कन्वर्ट हो गया है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे जो टोटल एक्स होगा ना वो 8 यूनिट होगा, ये तो होगा कि भाई अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स 1 यूनिट है और वाई 7 है, 1:7 का रेशियो है, तो स्टार्टिंग में दोनों एक्स ही तो होंगे, तो ये 8 यूनिट होगा, मतलब एक्स ही तो डिके हो रहा है, तो एक्स 8 यूनिट से 1 यूनिट हो गया, है ना। तो एक्स 8 यूनिट से कितना हो गया बेसिकली आपका 1 यूनिट। तो कितने टाइम में ऐसा होगा, वही एज ऑफ द रॉक हो जाएगा, तो भाई कितने टाइम में 8 यूनिट से 1 यूनिट हो जाएगा, वही क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी एज ऑफ द रॉक। तो एज ऑफ द रॉक निकालेंगे तो पहले ये 8 से 4 होगा, तो 8 से जब 4 होगा तो इसको एक हाफ लाइफ लग जाएगी, 4 से ये 2 हो जाएगा, तो फिर से एक हाफ लाइफ लग गई, फिर 2 से 1 हो जाएगा, तो फिर से एक हाफ लाइफ लग गई, मतलब इसको जो टाइम लगेगा वो 3 हाफ लाइफ लग जाएगा, है ना। 3 हाफ लाइफ का मतलब एक हाफ लाइफ अगर इसमें है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3 टाइम पीरियड का मतलब 4.2 इंटू 10⁹ ईयर्स हो गए, ये इस रॉक की एज हो जाएगी। कि पहले तो सिर्फ एक्स था क्योंकि 8 यूनिट था, अब 1:7 आ गया, मतलब एक्स जो हो गया 8 से 1 हो गया है, पहले 4 होगा 2 होगा 1 हो जाएगा, तो 3 हाफ लाइफ लग जाएगी इसको, तो इतने ईयर्स हो गए, तो इसी से हम एज निकाल लेते हैं, है ना। तो इससे जो ऑप्शन सही आएगा दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो मैंने ऐसे लॉजिक यूज कर लिया, ये भी ठीक है, भाई मैं अगर फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं ये लिख लूंगा, n इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो n जो हो गया वो तो 1 यूनिट हो गई, n नॉट आपका जो था वो 8 था, इंटू हाफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, है ना। तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा हाफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो यहाँ से स्मॉल टी बाई कैपिटल टी की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, मतलब स्मॉल टी जो एज ऑफ द रॉक होगा वो 3 ऑफ टाइम आपका टाइम हाफ लाइफ हो जाएगा, तो उससे भी ये आंसर आएगा। तो यही एज ऐसे निकालते हैं हम रॉक के सैंपल को एनालाइज करके, है ना, कि भाई थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी का आइडिया होता ही है साइंटिस्ट को। तो देख लेते हैं सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है अभी। तो पहले तो सिर्फ एक्स थी, तो अब आप जितने सैंपल में रेशियो है वो देख के हम एज ऑफ द रॉक बता सकते हैं कि कब ये फॉर्म हुई होगी, है ना, कि जब ये न्यूली फॉर्म हुई होगी तो कब फॉर्म हुई होगी। तो इसी को हम कार्बन डेटिंग या जो भी नाम ले लो ये हम करते हैं, है ना? तो लिख लो आप। ठीक है, ये हमने कर लिया आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो आज आपने जो कंप्लीट कर लिया, आपने थियोरेटिकली मॉडर्न फिजिक्स पूरा करा दिया मैंने आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट मैपिंग और पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो, तो आपका अपने आप रिवाइज भी हो जाएगा। और आपका काम ये है कि मीन वाइल इन 1 वीक
यू कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर्स, और उसके डाउट्स वगैरह ले लो और इसको छोड़ दो आप, है ना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना, तो उससे हम कर लेंगे ऐसे, है ना, तो हम कर लेंगे, राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। नहीं, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तो, सेमीकंडक्टर बचा हुआ है ना, सेमीकंडक्टर इज लेफ्ट, सेमी, इसके बाद सेमीकंडक्टर होगा, ये तो मॉडर्न फेज कंप्लीट हुआ है, ट्रैक में अभी सेमीकंडक्टर इज लेफ्ट, है ना, ओके। ओके, बाय बाय।